टेट की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का हाइपर फाइन क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। क्वेश्चन है कि लेव वाइगस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? मतलब कि फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट टू द हायर स्टेट कैसे हम संज्ञानात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं या कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं? पहला है कि पुरस्कार एवं दंड, दूसरा है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, चौथा है अनुकूलन एवं संघटन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही होगा। सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा हम आधारभूत जो मानसिक क्षमता है उसको मुख्य रूप से उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? पहला है कि समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा है साम्य धारण, तीसरा है संरक्षण, चौथा है बुद्धि। तो यहाँ पर जो होगा आपका ये समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ये आपका विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो किसी भी ज्ञान के व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है उसको स्कीमा कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को आपको ढूंढना है। विकल्प दिया हुआ है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तो बाकी जो ऊपर के दिए गए विकल्प है गलत है। चौथा नंबर विकल्प जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? पहला है कि एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। दूसरा है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो मूक दर्शक बिल्कुल नहीं बन सकते, बच्चों पर ध्यान देना होगा। क्या ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कक्षा को यूं ही छोड़ भी नहीं सकते कि बच्चे जो कर रहे हैं वो करते रहें। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की बराबरी आपको बराबर से निगरानी करते रहना होगा और उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे, तो ऐसा नहीं है। जिसमें कम प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इन दिए गए विकल्पों में से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? पहला है कि लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। कोरी पटिया या खाली स्लेट, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो 4 दिया हुआ है ये सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने वाला कौन सा विकल्प होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 1 होगा इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अन्वेषण और परिचर्चा करने से बच्चों के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में वृद्धि होगी। ओके, अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए? तो हमको बच्चों को हर पहलू के बारे में समझाना होगा, पक्ष भी रखना होगा, विपक्ष भी रखना होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर कहें कि विज्ञान के बारे में लिखना है तो हमें उसके वरदान के बारे में भी बताना होगा
और उसके अभिशाप के बारे में भी बताना होगा। तो उदाहरण भी देना होगा और कुछ गैर उदाहरणों को भी आपको सम्मिलित करना पड़ेगा। तो इस आधार पर आपका जो क्वेश्चन है, इस आधार पर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कि उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? पहला है कि मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा की बात है। बाकी जो विकल्प दिया हुआ है, जैसे पहला नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर कह रहा है कि हमें मतलब बहुत आनंददायक है, तो ये इंटरनल एक तरह से कहा जाए कि ये एक अंतः जो अभिप्रेरणा होगी। मतलब कि ये अपने अंदर मन की बात है कि मन को अच्छा लग रहा है तो हम इस कार्य को कर रहे हैं। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, तो भी इंटरनल हो जाएगा। और तीसरा भी इंटरनल हो जाएगा। और बाहरी जो है, इसमें जो है आपका एक बाह्य शिक्षक के द्वारा निर्धारित हो गया है, क्योंकि वो अंक देते हैं, इस आधार पर आप अपने गृह कार्य को पूरा करते हैं। तो एक बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो विकल्प जो 4 दिया हुआ है आपका इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। दूसरा है कि संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। तीसरा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। चौथा है हम उम्र साथी को समझाना। पांचवा है स्वयं से प्रश्न करना। तो प्रभावी अधिगम का रणनीति का उदाहरण आपको बताना है यहाँ पर। आपके सारे जो विकल्प यहाँ पर सारे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सभी के सभी जो है पॉजिटिव थिंकिंग को पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, तो सभी जो है आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो 2 आपको शब्द भरने होंगे, 2 जगह खाली स्थान है, दोनों रिक्तियों को फुलफिल करना है, भरना है। तो पहला विकल्प दिया हुआ है कि अधिगम प्रदर्शन लक्ष्य, यानी कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो प्रदर्शन नहीं करना है, आपको अधिगम करना है, सीखना है, न कि केवल देखकर और प्रदर्शन कर देना है। तो पहला नंबर जो विकल्प है यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के भी देख लेते हैं। प्रदर्शन लक्ष्य आप यहाँ पर फिट करके देखेंगे कि इस जगह पर इस जगह पर क्या फिट हो रहा है। ठीक है, इस आधार पर आप देखेंगे तो आप पहुँचेंगे अच्छे शब्द का चयन करने के बाद अच्छे आप जो है कि समीपस्थ जो उत्तर होगा, जो विकल्प होगा, उस पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? विकल्प है कि विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों में अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा रणनीतियों तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो यहाँ पर विकल्प जो आपका देखना है वो नहीं के यथार्थ रूप में देखना होगा। कहा गया ये लिखा हुआ है नहीं हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देकर यहाँ पर विकल्प चुनना है। तो जटिल सार्थ समझ गतिविधियों में लगे रहने के अवसर प्रदान करना चाहिए, तो सही है, पॉजिटिव बात कर रहा है। सहयोगात्मक होना चाहिए, भी सही बात, पॉजिटिव कर रहा है। विचारों में अनुभवों को प्राप्त करना चाहिए और संरचना बनानी चाहिए, तीनों पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। मूल्यांकन की बात कर रहा है, तो चौथा नंबर आपका जो होगा संरचनात्मक परिवेश का, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये नेगेटिव बात कर रहा है, तो बाकी विकल्प आपके गलत हो जाते हैं, लेकिन चौथा सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? सार्थक सरलीकरण, अधिगम के सार्थक सरलीकरण को आपको देखना है। पहला नंबर है कि पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो दिया उसमें नहीं दिया हुआ, नहीं आपको यानी ये ध्यान देना होगा हमेशा आपको कि क्वेश्चन जो पूछा है इसमें कहीं नहीं तो नहीं दिखा है। अगर नहीं दिया तो इसके हिसाब से आपको उत्तर देना होगा। तो अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। देख लीजिए कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है। पहले से भी ज्ञान है, उसको नए ज्ञान से जोड़ना होगा तो पॉजिटिव बात कह रहा है, सही बात है। उदाहरण दोहराने में स्मरण करने को बढ़ावा देना नहीं, ये नकारात्मक बात हो गई, निगेटिव थिंकिंग हो गई। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना है, पॉजिटिव बात है। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना भी पॉजिटिव बात है। तो नहीं के हिसाब से यहाँ पर जो विकल्प आपका फिट बैठता है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको यहाँ पर मिलान करना है। पहला दिया हुआ कि श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम करता है। तो श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम करता है तो सुनाई नहीं देगा, सुनने की अक्षमता होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। ऐसा नहीं है जिसे सुनाई दे रहा है तो दिखाई तो दे ही सकता है। तो ये आपका विकल्प यहाँ पर नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है पठन अक्षमता अधिगम करता, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है, ये पॉजिटिव कह रहा है। आगे के विकल्प देखते हैं। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। तो सृजनात्मक अधिगमकर्ता जो हैं उनके बारे में लिखा है कि अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। ऐसा नहीं, अगर सृजनात्मक है तो फिर वो कार्य को जल्दी पूरा करेगा। यहाँ भी नेगेटिव बात आ गई, ये भी गलत हो जाएगा। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत स्टेटमेंट आ गया। चौथा है कि अवधारणात्मक कमी अधिगम करता है, यानी ये जो अधिगम करता है इसके बारे में लिखा है कि उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकता है। अवधारणात्मक कमी अधिगम करता है तो उच्च अभिप्रेरणा हो ही नहीं सकती, है ना, निम्न अभिप्रेरणा होगी। ये भी आपका गलत हो जाता है। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर सही होगा। जो पठन अक्षमता होगी उसके उस तरह के अगर कोई अधिगम करता है तो धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में उसकी कमी होगी। और ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? समावेशी कक्षा में आपको शिक्षण कार्य करना है और सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा ऐसा होना है। तो पहला नंबर विकल्प दिया हुआ है कि सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, पॉजिटिव बात हो गई। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, निगेटिव बात हो गई। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, भी निगेटिव आ गया। प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, नहीं, गलत हो गया। तो आपका यहाँ पर पहला नंबर विकल्प ही जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, thanks for watching. Share and subscribe the video for getting the information about upcoming videos. Thank you.